सो आज की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने ग्रोथ का डेफिनेशन देखा था क्या होता है, डेवलपमेंट समझा था, मैचुरेशन के बारे में समझा था और जो हमारे डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हमने देखा था। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग का, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे और हम डेवलपमेंटल डोमेन्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। ऑलराइट, सो नाउ शुड वी स्टार्ट? Yes. Okay, so firstly let me introduce myself. So hi everyone, this is Avinash Kumari and I warmly welcome you all on this learning platform Let's Rise. तो हमारी CDP की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं जो कि CTET और STET 2026 के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चाहे तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको 15 अगस्त के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहे तो गिवन कॉन्टैक्ट जो ईमेल आईडी है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ऑलराइट, जिसमें आपका पूरा कॉमन सेक्शन आएगा जो कि 90 मार्क्स का होता है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी CDP के साथ साथ। ओके, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और यस, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो STET या CTET की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, यस। सो हम देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग की जो विकास और अधिगम है उसका रिलेशनशिप कैसा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो किसका योग होता है, वो होता है ग्रोथ का, मैचुरेशन का और लर्निंग का। ये सभी चीज़ें मिलके एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लर्निंग है, लर्निंग डायरेक्ट अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को और डेवलपमेंट डायरेक्ट अफेक्ट करता है लर्निंग को, यानी कि वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे लर्निंग होती जाएगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, ओके। सो ये हमें फॉर्मूला जो है ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ और लर्निंग, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन और लर्निंग। इस तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में फ्रेम होता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम डेवलपमेंटल डोमेन्स या फिर विकासात्मक डोमेन। डोमेन की जगह आपके पास एस्पेक्ट लिखा आ जाए, एस्पेक्ट, तो भी हम यही चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डेवलपमेंटल डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। वो हमारा होता है कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, फिजिकल एंड लैंग्वेज। तो ये हमारे जो डेवलपमेंटल डोमेन्स होते हैं इनका क्या यूज़ होगा जब हम आगे हमारी CDP की क्लासेस करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जो जैसे कि हमारे जिन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, जिन्होंने की अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी हैं और जो सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज दी हैं। उन सभी थ्योरीज में हम इन्हीं डोमेन्स के बेसिस पर जो बच्चे होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी एज में, कौन सी स्टेज में बच्चे का कौन सा डोमेन है वो डेवलप हो रहा है या फिर कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं बच्चे के यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए हमें ये 6 डोमेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो है वो कॉग्निटिव है। यस, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाए उसका मतलब होता है संज्ञानात्मक, जो कि दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर बच्चे की थिंकिंग, उसका इंटेलेक्ट और उसकी जो रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो ये सब चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाती हैं, तो वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंटल होता है। ठीक है, यानी कि जिस बच्चे की थिंकिंग और उसका इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इन तीनों के ऊपर अगर कोई बात आती है तो यानी उसके संज्ञान के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा सोशल यानी कि सामाजिक। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी में जो रूल्स दिए होते हैं, जो नॉर्म्स यहाँ पर होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, उनको समझता है कि यस, एक समाज में जब हम रहते हैं तो इन चीज़ों का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बच्चा समझने लगता है जब वो सोशल होता है, यानी जब वो सामाजिकरण करता है, सोसाइटी में जब जाता है तब ये सारी चीज़ों को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल यानी कि भावनात्मक। भावनात्मक किसकी भावना? हमारी खुद की अपनी भावना। जब हम अपने खुद के भाव यानी इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि वंस कंट्रोल ऑन इमोशंस, यानी कि हम किस बात को लेकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या फिर हर छोटी छोटी बात पर हमें बुरा लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो एक इंसान अपने लाइफ टाइम में जो है फील करता है। ठीक है, तो अपने ही इमोशंस को समझना। नेक्स्ट है हमारा मोरल यानी कि नैतिक। नैतिक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? ये हमारे दी थी कोलबर्ग ने। ठीक है, तो यहाँ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में एक जो इंडिविजुअल है, एक जो बच्चा है, वो
डिफ्रेंशिएट कर पाता है सही और गलत में, राइट, कि ये चीज़ सही है या ये गलत है, उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, वो इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर उसका मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी नैतिक विकास उसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल, यानी कि शारीरिक, जहाँ पर भी फिजिकली स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखते हैं, यानी कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकली, यानी कि हाइट का बढ़ना, बॉयज़ में फिजिकली अपीयरेंस बहुत चेंज, जो कंधे हैं चौड़े हो जाते हैं, है ना, बियर्ड आने लग जाती है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस से भी हम बता सकते हैं कि ये एक मेल है, ये फीमेल है। तो इनसे भी डेवलपमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, राइट। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये इसका आएगा यहाँ पर, फिजिकल जो है फिजिकल चेंजेस इसमें होते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज, यानी कि भाषात्मक। लैंग्वेज का साफ साफ मतलब पता चल रहा है कि जहाँ पर भाषा का डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि जो मैं अभी आपको बोलकर बता रही हूँ, ये मेरी भाषा का डेवलपमेंट हो रखा है, इसीलिए मैं जो बातें आपको बता पा रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हो, यानी कि ये मेरी भाषा का डेवलपमेंट हो गया, यानी मेरा कम्युनिकेशन अच्छा आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे कम्युनिकेशन में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, और जो मेरे थॉट्स हैं, यानी कि इसको समझाने के लिए जो मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स को मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ लैंग्वेज की वजह से। तो ये हमारा थॉट और कम्युनिकेशन जो है वो आ गए हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में, राइट। यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक है जो विकास और वृद्धि को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो आंतरिक, आंतरिक माने कि जो दैट लाइज विद इन द इंडिविजुअल, यानी कोई इंडिविजुअल एक है, कोई एक इंसान है, उसके जो अंदर होते हैं। अंदर बोले तो जैसे कि हेरिडिटी, अनुवांशिक, जो हमारे पेरेंट्स से या एंसेस्टर से हमें मिलते हैं, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस हो गया, या फिर बायोलॉजिकल, या फिर इमोशनल। ये चार तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनल होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंटरनल फैक्टर है या फिर कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर में आता है हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल और इमोशनल। अब हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करेगा हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट को? तो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता जो है, यानी कि मान लो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो किस तरह से रहे हैं, उनकी अगर हम फिजिकली बात करें तो कुछ कुछ फैमिलीज़ में जो है बहुत हट्टे-कट्टे लोग होते हैं, है ना। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सब लोग तगड़े-तगड़े एकदम, और या फिर हाइट का देखें तो किसी-किसी में छोटे-छोटी हाइट के ही रह जाते हैं, ठीक है, और किसी-किसी की फैमिलीज़ में सब लंबे 6-6 फीट के ऊपर की हाइट वाले होते हैं। तो ये कहाँ से कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनके? कहीं न कहीं उनके हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, यानी आंतरिक हैं, उनके आनुवांशिक हैं, जो उनको अपने पेरेंट्स से या उनको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे किसी-किसी के फैमिली में लंबे लोग हैं लेकिन एक आधा कोई बोना या फिर कम हाइट वाला इंसान पैदा, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट जो हेरिडिटी है, आनुवांशिक है, यस, वो इफेक्ट करती है किसको? हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। फिर आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि का जो विकास है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमारा आंतरिक होता है, और ये हमारा एक मेन फैक्टर होता है किसका? ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। बायोलॉजिकल, जैविक, जैविक भी जो हमारा आंतरिक फैक्टर होता है, यानी इंटरनल फैक्टर होता है, ये कैसे इफेक्ट करता है? ये ऐसे इफेक्ट करता है, मान लो एक मदर है, उसने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर कितने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, कितने अच्छे तरह से अपने जो नर्चरिंग वाला टाइम पीरियड है उसमें बेबी को नर्चर किया है अच्छे से। तो जितना अच्छा नर्चर किया होगा, जितने न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे, जितना अच्छा पौष्टिक तत्व वाला खाना दिया होगा, बेबी उतना हेल्दी होगा और उतना ही बीमारियों से मुक्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे का जो बायोलॉजिकल है वो एक इंटरनल फैक्टर है जो उसकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इमोशनल, यानी कि भावात्मक। भावात्मक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको कुछ कह लो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में रहने वाले होते हैं। और कुछ इतने नाजुक होते हैं कि उनको थोड़ा सा भी चिल्ला दे तो रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में या लाइफ में बहुत ईजिली एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वीक होते हैं उनको एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है, यानी कि समायोजन करने में भी उनको परेशानी होती है, राइट। वहीं पर अगर हम देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के बाहरी होते हैं, यानी कि ये सब इंटेलिजेंस, बुद्धि हमारे दिमाग के अंदर ही होती है ना। जो हमारी, मैंने हेरिडिटी जो बताई चीज़ें कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, या फिर हमारे कोई ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो आनुवांशिक ही होती हैं, जैसे डायबिटीज़ होगी, अगर पहले किसी को थी फैमिली में, तो वो आगे जो बच्चे होते हैं उनमें भी वो बीमारी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसी हेरिडिटी होगी, इंटेलिजेंस होगी, बायोलॉजिकल, ये सब इंटरनल होते हैं, ठीक है। बट वहीं पर जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमारे बाहर की जो जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो जो चीज़ें हम
एनालाइज कर सकते हैं वो सारी बाहर की होती हैं, जो एक इंडिविजुअल के बाहर होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल में सबसे पहले फैमिली का फैक्टर आता है, यानी कि हम कैसी फैमिली में पैदा हुए हैं, इस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम अपनी मर्जी से कोई फैमिली चूज़ नहीं कर सकते कि हमें उस फैमिली में पैदा होना है। बट हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, उस फैमिली में लोग कैसे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वो लोग कहाँ पर रहते हैं, कैसी सोसाइटी है, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालता है हमारे डेवलपमेंट पर और ग्रोथ पर, ठीक है। अगर फैमिली अच्छी होगी, बच्चे को अच्छे से टाइम देती है, उसका न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखती है, उसको प्यार करती है, उसको टाइम देती है, उसके उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है बच्चे को, है ना। तो यहाँ पर अगर उसकी अच्छी परवरिश हो गई तो बच्चा जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा, अच्छा उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। और अगर एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गया जहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी उनके आपस में इतने कलेश मचे रहते हैं, उनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है, बस पैदा हो गया, हो जाएगा बड़ा, तो ऐसे में बच्चे को कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, राइट। वहीं एनवायरनमेंट का रोल मैंने आपको बता दिया। इंसिडेंट्स, मान लो किसी बच्चे के साथ कोई बचपन में कोई हादसा हो गया या फिर उसने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा फैमिली में, मान लो उन्होंने ऐसा माहौल देखा है, तो वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं बच्चे को, राइट। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर में इंक्लूड होता है इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आर्थिक जो कंडीशंस हैं उनसे भी एक बच्चे की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। कैसे? अगर एक अच्छी फैमिली में है जहाँ पर हर चीज़ टाइम पर बच्चे को मिल रही होगी, खाने के लिए अच्छे से खाना है, पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला जा रहा है, उसकी जो स्किल्स है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें सिखाई जा रही हैं, राइट। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को उभारा जा रहा है, यानी कि उसको एक प्लेटफॉर्म या फिर उसको इन्हेंस करवा रही है फैमिली, तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छा असर डालती हैं। बट वहीं पर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है, मान लो, ठीक है, बहुत वीक है, तो वहाँ पर खाने के ही अगर हालात ख़राब हैं, तो बच्चे के जो और क्वालिटीज़ हैं उनको फैमिली कैसे सपोर्ट कर पाएगी, राइट। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा बच्चे को खुद से ही, अगर उसके अंदर करने की इच्छा होगी तो खुद से ही मेहनत करके कुछ सीखेगा, कुछ लाइफ में बड़ा करेगा, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि एक बच्चे के जीवन में, उसके विकास में और वृद्धि में अलग अलग तरह से इफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फैक्टर्स जो हैं इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में ये हमारे पास हो गए और एक्सटर्नल में ये हो गए। अब हम देखते हैं आगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने कई जगह प्रिंसिपल नहीं लिखा है, तो ये जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। प्रिंसिपल फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल हो गया, ठीक है। तो आप इनके आगे प्रिंसिपल लिख लेना, मैंने कई जगह डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये सभी प्रिंसिपल्स हैं किसके? डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले जो हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, इसका क्या अर्थ है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है, यानी कि जब हम पैदा होते हैं उससे लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? वोम टू टोम्ब, यानी कि वोम टू टोम्ब, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंटिन्यूटी चलती रहती है किसकी? डेवलपमेंट की, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि इसमें जो है बच्चा वोल टू पार्ट्स की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। वोल टू पार्ट्स, वोल यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। यहाँ पर बच्चे में पूर्ण से अंश की ओर डेवलपमेंट होता है। मतलब ये कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है तब उसको कुछ भी काम, मान लो उसको कुछ लिखना हम सिखा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उसको पेंसिल या पेन ऐसे पकड़ना नहीं आएगा, वो पूरे अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ से पकड़ के लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है अपने पूरे शरीर के अंगों को यूज़ करता है, ना कि स्पेसिफिक पार्ट्स को, ठीक है। फाइन मोटर्स जो उसके अंदर जो क्वालिटी हैं, जो कि पार्ट्स का हिस्सा है, वो बाद में उसके अंदर डेवलप होती हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको मुड़ना होता है तो पूरा मुड़ के देखता है, ठीक है। और हम जैसे हमें मुड़ के देखना हो तो हम ऐसे मुड़ के देख लेते हैं, राइट। बट बच्चा पूरा मुड़ के देखता है, यानी कि उसको अपना अभी पूरा बॉडी का यूज एज अ होल यूज कर रहा है, एज अ पार्ट्स उसको यूज करना नहीं आया, वो धीरे धीरे वो टाइम के साथ सीखता है। तो यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर यानी कि इंटीग्रेशन, एकीकरण, और फिर पार्ट्स का जब वो यूज सीख जाता है फिर उनको इंटीग्रेट करता है, यानी कि एक जगह पर ला करके उनका एकीकरण करता है कि ये चीज़ इसके लिए यूज होती है, ये हिस्सा इसके लिए यूज होता है, और इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। अब फैमिली में मान लो हम 3, 4, 5 भाई बहन भी हैं, तो चारों पांचों अलग अलग होते हैं। अगर ट्विंस हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं होते,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल होता है, सभी की डेवलपमेंट जो है वो अलग तरीके से होती है। ठीक है, ऑल्दो इन्वायरमेंट चाहे एक मिला हो लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, तो आनुवांशिकता एवं वातावरण का यहाँ पर योग है क्या, ये हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशंस, यानी कि अंतर संबंध। इसका क्या मतलब है कि जो हमने डोमेन्स पढ़े थे, डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स पढ़े थे, 6 एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात करी थी, है ना। इमोशन की बात करी थी, फिजिकल की, लैंग्वेज की, कॉग्निटिव की बात करी थी, सोशल की बात करी थी, मोरल की बात की थी। तो इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सभी जो डोमेन्स है वो इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, सब आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यानी कि अगर इनमें से 6 में से कोई भी एक डोमेन इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से दूसरा डोमेन भी इफेक्ट उस पर पड़ेगा। जैसे कि मान लो किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर जो सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया तो उसका क्या पता मोरल डेवलपमेंट अच्छे से ना हो। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, जो 6 के 6 जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और ये हमारे डेवलपमेंट के सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत मतलब कि एक तो 2 तरह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान लो ये एक बच्चा है कोई, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये इसके हाथ है, ये इसके पैर है, तो इस बच्चे का अगर सिफेलोकोडल डेवलपमेंट हो रहा है सिफेलोकोडल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है सिफेलोकोडल होता है हेड टू टो, हेड टू टो, यानी कि उसका डेवलपमेंट हेड से टो की तरफ होता है, यानी सिर से पांव की तरफ हो रहा है। वहीं पर अगर हम प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करें, यानी कि समीप दुराभिमुख की बात करें, तो इसमें क्या होता है हमारा सेंटर से आउटवर्ड की तरफ होता है, सेंटर टू आउटवर्ड्स, यानी कि ये सेंटर है बच्चे का, इससे आउटवर्ड्स की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके अलग अलग नाम से भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी वहां पर इसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और वहां पर हम इन चीज़ों को, इनके और जो नाम है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सिफेलोकोडल याद रखेंगे, हिंदी में देखने पर तो बिल्कुल समझ आता है। शिर पदो भी मुख, शिर यानी कि हेड, हेड से स्टार्ट होता है, पदो यानी पैर, हेड टू टो, इससे हम याद रख सकते हैं हेड टू टो। और यहीं पर अगर हम सेंटर टू आउटवर्ड्स की बात करें, प्रोक्सिमो डिस्टल, देखो समीप दूर भिमुख, समीप यानी कि पास में, दूर पास से दूर जा रहे हैं, किसके, मुख के, मुख के पास से दूर जा रहे हैं, मुख के पास से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे ऐसे, प्रोक्सिमो डिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुख, और इसका हमारा सिरपदोभिमुख यानी कि सिफेलोकोडल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल है ये हमारा जनरल से स्पेसिफिक की ओर, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा पहले हर चीज़ को जनरलाइज करके चलता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे उसके अंदर क्लैरिटी आती है फिर वो अपने स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल किसका, जनरल टू स्पेसिफिक का। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेडिक्टेबल, यानी कि पूर्वानुमेयता। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको प्रेडिकेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम उसका फ्यूचर बता सकते हैं फिलहाल उसके जो हालात है उसको देख के। ऑल्दो 100% वो चीज़ सही ना भी हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लो किसी बच्चे के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, उसको गाने के सुर ताल बहुत अच्छे से वो पकड़ लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि बच्चा कहीं ना कहीं फ्यूचर में सिंगर बन सकता है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा सिंगर बन सकता है। वहीं पर अगर हम एक बच्चा देखें जो 5th क्लास का बच्चा है लेकिन वो 7th क्लास की मैथ सॉल्व कर दे रहा है, यानी कि उसका इंटेलेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि वो बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत तेज, यानी कि वो बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, वो बच्चा इंजीनियर बन सकता है, वो बहुत बड़ा कोई रिसर्चर बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई स्पोर्ट्स वाले बच्चे देखते हैं, किसी किसी का स्पोर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहता है, बहुत अच्छा उनका फिजिक होता है, स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट येस 100% कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आगे क्या पता उसका इंटरेस्ट बदल जाए या फिर कुछ हो जाए, वो इंसान उस फील्ड में काम ना करे, बट उनकी क्वालिटीज़ को देखकर हम बता सकते हैं कि ये इंसान इस फील्ड में अच्छे से कर सकता है या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक रूपता का
सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबका जो ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसा है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर किसी और कंट्री में हो, ठीक है, चाहे कहीं भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, सभी का जो पैटर्न है, ग्रोथ जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो पहले बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है, ठीक है, तो हर जगह यही होता है। यस, ऐसे ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बच्चे में पहले दूध के दांत आते हैं, हम बोलते हैं ना अभी दूध के दांत है, वो गिरेंगे, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तब कहते हैं अकल की जाड़ आ रही है। तो सब में यही होता है। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पैटर्न है ना, तो यही चीज़ है यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक रूपता का सिद्धांत। डेवलपमेंट सब में एक जैसा ही होता है, एक रूप से होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट। अब जो यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जो विकास की दर है, उसमें यहाँ पर अभाव हो सकता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे के जो अकल की जो जाड़ बोलते हैं ना अपन, तो वो किसी में मान लो थोड़ी सी टाइम से आ गई, 18-20-21 साल की उम्र में आ गई, किसी किसी में वो 24-25 साल की उम्र में आती है ना। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो जब तक उनके अंदर प्यूबर्टी का टाइम नहीं आता तब तक बहुत स्लो उनकी डेवलपमेंट होती है, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आया, हाइट एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम फिजिकल चेंजेस उनके अंदर दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में वो चीज़ थोड़ी डिले भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं प्यूबर्टी हिट होते ही चेंजेस आ जाए, क्या पता उसको 2-3 साल और लेट हो जाए वो सब उसके अंदर चेंजेस आने में, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी तो है, यूनिफॉर्मिटी तो है, लेकिन उसका रेट है वो यूनिफॉर्म ज़रूरी नहीं कि सबका एक हो, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्मिटी किसमें, अगर यानी कि डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी का रेट है, वो ज़रूरी नहीं कि सबका सेम रेट से डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है, जो जिस चीज़ को बच्चा देख सके, जिसको फील कर सके, ठीक है, वो होता है कंक्रीट, यानी कि मूर्त। जैसे कि छोटा बच्चा जब होता है, उसको जब हम वो सिखाते हैं, मान लो कोई भी चीज़ सिखाते हैं, ABCD सिखा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो हम उसके सामने एक चार्ट रखते हैं, उसमें फोटो होती है A फॉर एप्पल की, B फॉर बॉल की फोटो होती है, तो बच्चा फोटोज देख करके याद करता है, ठीक है, तो वो होता है कंक्रीट, यानी जिस चीज़ को वो देख सके, जिसको वो फील कर सके, महसूस कर सके, दैट इज कंक्रीट। लेकिन फिर जब जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है और ग्रोथ होती है, उसके अंदर जब डेवलपमेंट होता है, तब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट वाला डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि अमूर्त, जहाँ पर अब हम बच्चे को अगर A फॉर एप्पल बोलेंगे ना, तो उसके दिमाग में अपने आप इमेज बन जाएगी कि एप्पल कैसा होता है, ठीक है। अगर हम उसको कोई हाइपोथेटिकल, वहाँ पर उसके बच्चे की थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम उसको कोई क्वेश्चन देंगे ना, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो 2+5, तो वो बैठ के वो ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो अगर हम उसको बड़ी संख्या भी दें कि भाई बताओ 5629 प्लस में 7925, तो दिमाग में वो कैलकुलेशन कर देगा, जैसे आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी अभी, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग होने लग जाती है, यानी कि वहाँ पर इमेजिनेशंस वगैरह बच्चा करने लग जाता है, रीजनिंग्स जो है दिमाग में अपनी सॉल्व करने लग जाता है, जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल है हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर विकास का सिद्धांत ये है। पहले बच्चे में मूर्त होता है, फिर अमूर्त की तरफ वो आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारे 2-3 और प्रिंसिपल बचते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइरल वर्सेस लीनियर, यानी कि सर्पिल बनाम रेखीय। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर। कैसे, जैसे कि अगर हम ग्रोथ इसके डेवलपमेंट की बात करें तो कभी भी लीनियर ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि जो विकास है वो कभी भी लीनियर इसलिए नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि हमारे विकास बिल्कुल ऐसा ही हो। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो एक इंसान का विकास हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, ठीक है, तो ये लीनियर नहीं हो सकता। वहीं पर स्पाइरल ये होता है, बिल्कुल होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। स्पाइरल का मतलब होता है कि जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो ऐसे होता है, स्पाइरल, ठीक है, यानी कि जो उसने पहले सीखा उसको जब वो आगे जाएगा तो उसको रिलेट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर जो उसने पीछे सीखा उसको रिलेट करेगा, फिर आगे जब बढ़ेगा फिर पीछे सीखेगा, फिर देखेगा कि मैंने क्या सीखा था, फिर आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा। तो ऐसे ये स्पाइरल है, डेवलपमेंट ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में होता है, तो लीनियर कभी भी नहीं होता, ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा रिजल्ट है किसका, मैचुरेशन, परिपक्वता का, और लर्निंग यानी अधिगम का। कैसे, जब जब इंसान में मैच्योरिटी आती जाएगी उसकी लर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी, चीज़ों को सीखने का नज़रिया उसका
अलग होता जाएगा और अच्छे से लर्निंग उसकी होती जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जब इंसान में लर्निंग्स यानी अधिगम होता जाएगा तो उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। तो दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं और ये डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या, डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है? मैच्योरेशन एंड लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोटल डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास में सारी चीज़ें आ जाएंगी। होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, यानी कि एक बच्चे का जो कंप्लीट डेवलपमेंट, जो 6 डोमेन्स मैंने बताए थे उन हर एक डोमेन में उसका डेवलपमेंट होना, अच्छे से होना, और जो सारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए ये सब हमारा आ गया किसमें? टोटल डेवलपमेंट में। यानी कि इन सब चीज़ों से टोटल ओवरऑल एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास होगी वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर होगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग पहली बार आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आती है तो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।